व्यापार तथा लाभ हानि खाते में अंतर। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता। व्यापार खाते में प्रारंभिक रहतिया तथा अंतिम रहतिया का लेखा किया जाता है। लाभ हानि खाते में अंतिम रहतिया एवं प्रारंभिक रहतिया का लेखा नहीं किया जाता है। नंबर 2, व्यापार खाते में माल का क्रय वापसी घटाकर लिखी जाती है। लाभ हानि खाते में क्रय विक्रय का लेखा नहीं होता है। नंबर 3, प्रत्यक्ष खर्च जो माल तैयार करने या माल बनाने में किया जाता है व्यापार खाते में लिखे जाते हैं। नंबर 3, लाभ हानि खाता में अप्रत्यक्ष खर्च का लेखा होता है, जैसे माल बिक्री के लिए तैयार हो गया, ढुलाई या मजदूरी देना। नंबर 4, व्यापार खाते में सकल लाभ या सकल हानि का पता चलता है। लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चलता है। या व्यापार खाता या वर्ष के अंत में या तलपट के उपरांत लाभ हानि खाता के पहले बनाया जाता है, या आर्थिक चिट्ठा के पहले तथा व्यापार खाते के बाद बनाया जाता है। ये हुआ व्यापार तथा लाभ हानि खाते में अंतर। आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण। व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी करने के लिए वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। चिट्ठा कोई खाता नहीं जिसमें व्यापार की पूंजी तथा संपत्तियों एवं दायित्वों, चल अचल संपत्तियों का ज्ञान होता है और इस वर्ष का पता चलता है कि देनदारों को कितना देना है और लेनदारों से कितना लेना है, और वर्ष की वित्तीय जानकारी होती है। आर्थिक चिट्ठे को व्यापार का दर्पण कहा जाता है। आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्य चिट्ठे से व्यापारी को आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों की स्थिति का ज्ञान होता है। नंबर 3, चिट्ठे में लगी पूंजी का ज्ञान होता है कि पूंजी कम हुई कि अधिक का ज्ञान होता है। चिट्ठे की सहायता से व्यापार की ख्याति का पता चल जाता है। और नंबर 5, चिट्ठे से व्यापार की लाभप्रदता की ज्ञान होता है। नंबर 6, चिट्ठे से विभिन्न वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करके व्यापार की वास्तविकता मालूम की जा सकती है। नंबर 7, चिट्ठे द्वारा व्यावसायिक शुद्ध लाभ हानि तथा व्यवसाय के आहरण का ज्ञान होता है। जिन्हें देखा या अनुभव किया जा सकता है, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, रोकड़ आदि। अमूर्त संपत्तियां। नंबर 2, अमूर्त संपत्तियां उन संपत्तियों को कहा जाता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता, जैसे ख्याति, व्यापार चिन्ह और प्रतिलिपि अधिकार इत्यादि। अब नंबर 2, स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय की क्रियाओं में प्रयोग करने के लिए क्रय की जाती हैं, न कि पुनः विक्रय के लिए स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। इन्हें आर्थिक चिट्ठा में लागत मूल्य से ह्रास काट कर लिखा जाता है। नंबर 3, चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियों को परिवर्तनशील संपत्तियां भी कहा जाता है। ऐसी संपत्तियां जिन्हें व्यापारी पुनः बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से रखता है, चालू परिसंपत्तियां कहलाती हैं। जैसे रोकड़, बैंक प्राप्त, विपत्र,
विपत्र, आपातकालीन विनियोग, देनदार, पूर्वदत्त व्यय, अंतिम स्टॉक इत्यादि। तरल संपत्तियां। नंबर 4, तरल संपत्तियां। तरल संपत्तियों से अभिप्राय उन चालू संपत्तियों से जिन्हें आसानी से एवं बिना नुकसान के शीघ्र वसूली हो जाती है। अतः चालू संपत्तियों में से अंतिम स्टॉक एवं पूर्वदत्त व्यय को छोड़कर शेष संपत्तियां चालू कहलाती हैं। जैसे रोकड़, बैंक, प्राप्त बिल, देनदार तथा आपातकालीन निवेश तरल संपत्तियों के उदाहरण हैं। जैसे तरल संपत्तियों के अंतिम वैतिया शामिल नहीं होती है। क्षय संपत्तियां। क्षय वेस्टिंग एसेट्स। क्षय संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिनका उपयोग तथा प्रयोग करने अथवा समय बिताने के साथ मूल्य कम होता जाता है या जो समाप्त भी हो जाती हैं। जैसे खान तेल के कुएं, पट्टे की संपत्तियां, पेटेंट इत्यादि। नंबर 6, कृत्रिम संपत्तियां। इन्हें आपातकालीन, इन्हें काल्पनिक एवं नाममात्र की संपत्तियां भी कहा जाता है। ये संपत्तियां होती हैं जिन्हें रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बचता ये ऐसे खर्चे अथवा हानियां हैं जिनको लाभ हानि खाते में अपलिखित नहीं किया जा सकता है, जिन्हें चिट्ठे के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। जैसे प्रारंभिक व्यय, ट्रेडमार्क, विशेष विज्ञापन व्यय, अंकों पर दिया गया, अंशों पर दिया गया बट्टा। अब संपत्तियों का वर्गीकरण हो गया और यह है दायित्वों का वर्गीकरण। दायित्वों का वर्गीकरण। दायित्वों का वर्गीकरण। नंबर 1, चालू दायित्व। चालू दायित्व। चालू दायित्व ऐसे दायित्व जिनका भुगतान प्रायः 1 वर्ष के अंदर ही किया जाना चालू दायित्व कहलाता है। जैसे लेनदार, देय बिल, अदत्त व्यय, बैंक अधिकस आदि। इस नंबर 2, स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्वों को दीर्घकालीन दायित्व भी कहा जाता है। स्थायी दायित्व से प्रायः ऐसे दायित्वों से जिनका भुगतान 1 वर्ष या इससे अधिक बाद किया जा सकता है। जैसे दीर्घकालीन ऋण, सार्वजनिक जमा, सार्वजनिक निरपेक्ष ऋण पत्र, व्यापारी की पूंजी इत्यादि। आर्थिक चिट्ठे का आर्थिक चिट्ठे चिट्ठे का उदाहरण। आर्थिक चिट्ठे का उदाहरण 31 दिसंबर को समाप्त होने
पूर्वदत्त किराया 700 और 85-22,000 85-22 75,000 75,900। अब हमें केवल एक एग्जाम्पल बताया कि आर्थिक चिट्ठा ऐसे बनता है, और कल बताएंगे आर्थिक चिट्ठा में समायोजन कैसे किया जाता है। इसके समायोजन के बारे में कल बताएंगे।